नेक्स्ट समस्या है रणमल। अगली समस्या कौन है दोस्तों? रणमल। रणमल ने जब चाचा मेरा और महपा पवार का दमन किया और महपा पवार यहां से बचकर निकल गया और एक्का जो चाचा का पुत्र था वो भी बचकर निकल गया। जहां पड़ाव डाला हुआ था चाचा मेरा महपा पवार का, उस जगह जो महिलाएं थी, लड़कियां थी, दासियां थी, उन सभी को रणमल अपने साथ ले आया। जब वो मेवाड़ आती है, चित्तौड़ आती है, तो रणमल उन सभी को कहता है कि आप एक काम करो, अब मेरे पास ही रुको। जब ये बात कहता है तो उसी समय वहां चूड़ावतों का एक सरदार था, मेवाड़ का एक प्रमुख सरदार था राघव सिसोदिया, जो चूड़ा सिसोदिया का भाई था, छोटा भाई राघव सिसोदिया। राघव सिसोदिया रणमल को कहता है, रणमल जी आपने क्या कहा, एक बार वापस कहना। रणमल कहता है कि भाई मैंने वही कहा जो आपने सुना। तो इस दौरान वापस राघव कहता है कि कहा क्या, मैंने थोड़ा सुनाई नहीं दिया, एक बार वापस स्पष्ट कहना आप। रणमल ने कहा कि भाई इन्हें मैं लाया हूं तो ये मेरे ही पास रहेगी। अब राघव ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब अपने अपने घर जाएगी, जो महिलाएं, लड़कियां, दासियां, इन्हें आप अपने साथ नहीं रख सकते। राघव ने उन सभी को अपने घर भेज दिया। रणमल इस बात पर नाराज हो गया। और दूसरा कारण यह, रणमल कोई भी निर्णय लेता तो राघव सिसोदिया को लगता कि यह निर्णय गलत है, तो राघव सिसोदिया ऑन द स्पॉट टोक देता, यार रणमल जी आप जो ये कर रहे हो ये थोड़ा गलत है और इसे क्यों न इस प्रकार कर लिया जाए। रणमल मन ही मन में खिन खाया हुआ बैठा था राघव सिसोदिया पर। एक दिन कुंभा का दरबार लगा हुआ था और दरबार में रणमल उपस्थित होता है और वो कहता है कि मेरे और राघव के बीच में मनमुटाव रहता है, मैं आज इस मनमुटाव को दूर करना चाहता हूं और मैं राघव के लिए एक गिफ्ट लाया हूं। जो वो गिफ्ट था वो शेरवानी थी। उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि ये शेरवानी पहनकर दिखाए राघव कैसे लगते हैं। अगर इन्होंने ये शेरवानी जो मैं इन्हें दे रहा हूं, ये अगर इन्होंने पहन ली तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये अब मेरे से नाराज नहीं है। राघव ने जब वो शेरवानी पहनी तो उसने पाया कि जो शेरवानी के हाथ वाले, जो बाजू वाले आगे के हिस्से थे, वो सिलाई किए हुए थे। राघव के दोनों हाथ वहीं फंस जाते हैं। रणमल के सैनिक जो राघव के लिए वो शेरवानी लेकर आए थे, वो लेकर गए थे ताकि राघव पहन ले, जिन्हें पहले से कहा हुआ था कि राघव जैसे ही ये शेरवानी पहने उसके हाथ फंस जाएंगे, तुम राघव पर टूट पड़ना। और उन्होंने राघव को मौत के घाट उतार दिया। कुंभा के रहते हुए ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुंभा चुप था, साइलेंट था, क्योंकि कुंभा को चाचा मेरा महपा पवार का दमन भी करना था और चाचा और जो एक्का है उनका दमन हो चुका है, लेकिन अभी चाचा का पुत्र, चाचा और मेरा का दमन हो चुका है, लेकिन अभी चाचा का पुत्र है और पड़ोसी राज्य भी उभर रहे हैं, उन्हें भी दबाना है। इसलिए कुंभा चुप रहता है, साइलेंट रहता है। रणमल जिसने सिसोदिया सरदार राघव को मौत के घाट उतार दिया या मरवा दिया। इसने सिसोदिया सरदार राघव को मरवा दिया। रणमल के एक दासी थी भारमली। एक दिन रणमल ने उस दासी भारमली से कहा कि देख तू थोड़े समय बाद में रानी बनने वाली है। दासी भारमली ने कहा कि मैं रानी कहां से बन जाऊंगी? अच्छा, अब आप मारवाड़ चल रहे हो और मैं आपकी दासी हूं, तो आप मारवाड़ में मुझे रानी बनाकर रख सकते हो, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। रणमल ने बोला कि तू मारवाड़ की तो रानी जो है तो उसके साथ मेवाड़ की भी रानी बनने वाली है। भारमली ने कहा कि मेवाड़ की और मैं रानी?
मेवाड़ के राजा तो कुंभा है, और कुंभा का मैं लालन पालन एक पुत्र की तरह कर रही हूं, और कुंभा को तो मैं अपना पुत्र मानती हूँ। रणमल ने बोला अब मारना बंद कर देना। बोला क्योंकि कुंभा को तुम्हें मारूंगा। किससे मारूंगा? कुंभा को। कुंभा को तो मैं मौत के घाट उतार दूंगा। जैसे ये बात भारमली को पता चलती है, भारमली जाकर ये संपूर्ण बात हंसाबाई को बताती है, लेकिन हंसाबाई विश्वास नहीं करती। बाद में, कुछ समय बाद में हंसाबाई को धीरे धीरे विश्वास हो जाता है। अब हंसाबाई घबरा चुकी कि अब करे तो क्या करे। हंसाबाई ने पत्र लिखा चुंडा सिसोदिया को कि चुंडा, तुझे तेरी मातृभूमि की रक्षा करनी है, तुझे तेरे स्वामी की रक्षा करनी है, तुझे इस राजगद्दी की रक्षा करनी है, और तुझे वापस आना है। हंसाबाई के बुलाने पर चुंडा सिसोदिया वापस मेवाड़ आ जाता है। चुंडा सिसोदिया वापस आता है तो वह हंसाबाई से मिलता है, और हंसाबाई को आते पूछता है कि बताओ आप मुझे किस लिए बुलाए? भाई कोई ना कोई विशेष काम होगा, इसीलिए बुलाए होगा। तब चुंडा सिसोदिया को बताया जाता है कि जो आपका भाई राघव था उसे रणमल ने मौत के घाट उतार दिया, और वो अब कुंभा को मारना चाहता है। चुंडा ने बोला चिंता मत करो, मैं देख लूंगा रणमल को। एक बार मैं रणमल से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं रणमल है कौन। हंसाबाई जब रणमल से चुंडा सिसोदिया की मुलाकात करवाती है तो रणमल को देखते चुंडा सिसोदिया कहता है कि ये इसे मारने। रणमल की पूरी हाइट हट्टा कट्टा, ऐसा व्यक्ति जो अपने एक हाथ की थाप से सामने वाले व्यक्ति को मौत के घाट उतारते। चुंडा ने कहा कि इसे मारने के लिए बुलाए? बोला हाँ। क्या आपको नहीं लगता गलत बुला लिया? हंसाबाई ने कहा कि गलत तो ये कर रहा है मेरा भाई होते हुए। अब आप कोई रणनीति अपनाओ, कुछ भी अपनाओ, इसे मौत के घाट उतारना है। चुंडा ने बोला फिर ये बच गए तो ये मुझे मार डालेगा। चुंडा ने कहा कि आपको ये संपूर्ण बातें उस भारमली ने बताई थी। बोला वो रणमल की दासी है। बोला कहा कि उसे बुलाया जाए। भारमली उपस्थित होती है चुंडा सिसोदिया के। चुंडा भारमली को कहता कि देखो आप उसकी दासी हो। बोला तो आप उसका खान पीन के बारे में, चाल चलन के बारे में, रहन सहन के बारे में सब कुछ जानती हूँ। बोला मैं तो रग रग से वाकिफ। उसका दिल कितनी देर में कितनी बार धड़कता है और किसके लिए धड़कता है ये भी मुझे पता है, वो मेरे लिए ही धड़कता है। चुंडा ने कहा फिर भी तुम उसे मरवाना चाहती हो, ये बात मेरे हजम नहीं हो रही। भारमली ने कहा कि देश पहले है, प्यार बाद में है। चुंडा कुशवार। चुंडा ने कहा कि अब मैं आपको बताता हूं, वो करना। कहा कि जब रणमल आए तो उसे बैठा कर पिलाना, और इतने पिलाना कि रणमल को होश नहीं रहे। शाम के समय जब रणमल आया, भारमली पहले से 2 बोतल लेके बैठी थी, बड़ी वाली बोतल। और जैसे रणमल आया और उसे कहा कि आओ मेरे पास बैठो, और रणमल के लिए पेक बनाया। रणमल ने कहा कि यार आज बड़ी खुश है, क्या बात है? बोला बस आज अलग ही खुशी है, आप पियो, और जब मैं रानी बनूंगी मेवाड़ की तो मैं ऐसे ही पिलाया करूं। रणमल जिसे भारमली के द्वारा मदिरा पिलाई जा रही है, शराब पिलाई जा रही है, लेकिन रणमल पर उस शराब का कोई प्रभाव देखने के लिए नहीं मिल रहा है। पता ही नहीं चल रहा कि रणमल ने शराब भी पी है। रणमल थोड़ी बहुत शराब पीने के बाद 3-4 गिलास लेने बाद कहते चलो अब खाना हो जाए। भारमली भारमली कहती नहीं, आज आपको फुल पीनी है, इतनी पीनी है कि आप होश और आवाज सब खो दो मेरे लिए। रणमल ने कहा कि जब मैं तेरी आंखों में देखता हूं तो मैं तो अपने होश खो देता हूं, और क्या चाहिए तुझे? भारमली कहती है नहीं, आज शराब पीनी है। भारमली शराब पिला रही थी रणमल को। पहली बोतल खत्म हो गई, दूसरी बोतल खत्म होने को आई, रणमल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारमली को लगा कि आज मेवाड़ में यह संग्राम मचा देगा, लेकिन शराब थी, शराब और शबाब
अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। शराब और शबाब अपना रंग दिखाए बिना नहीं रहती। रनमल बेहोशी हालत में गिर जाता है पलंग पर। बारमली बाहर खड़े सैनिकों को इशारा करती है। जो सैनिक थे वो चुंडा के थे। वो सैनिक अंदर आते हैं और जिस चारपाई पर, जिस पलंग पर रनमल गिरता है, रनमल के हाथ बांध दिए जाते हैं, पैर बांध दिए जाते हैं, लेकिन वो पलंग छोटा था। अब रनमल के पैर बांधे तो कैसे बांधे? तो जितने बांधे गए उतने बांध दिए गए, कुछ पैर बाहर निकल गए, पैरों का कुछ हिस्सा बाहर निकल गया। चुंडा आता है, चेक करता है कि रनमल को होश है या नहीं। नहीं था। एक सैनिक को इशारा करता है, एक सैनिक खड़ा होता है और रनमल के पेट पर बैठता है और अपनी तलवार निकालता है, कटार निकालता है और यूं की यूं रनमल के सीने में उतार देता है। रनमल को एकदम से होश आता है, आंखें खुलती है। रनमल दर्द से कहराता है और भगता है। उस जब भगने की कोशिश करता है तो उसे बांधा हुआ था, कुछ पैर के जो अंग थे, हिस्सा था, वो बाहर निकला हुआ था पलंग से। रनमल उस पलंग को ऐसे लेकर भगता है। जो सैनिक उसके ऊपर बैठा हुआ था, रनमल इतनी तेज से भगता है कि दीवार से टकराता है। दीवार से टकराते ही वो सैनिक मर जाता है। रनमल के कुछ हाथ नहीं आ रहा था। उस दौरान एक पानी का लोटा आता है, उस पानी के लोटे से 4-5 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। चुंडा ने बोला आज मर गए, गलत जगह फंस गए, इससे अच्छा तो मालवा ही थे महमूद खिलजी के पास। चुंडा ने सभी सैनिकों को इशारा किया, सभी सैनिक रनमल पर टूट पड़े, रनमल मारा गया। जब रनमल मारा गया, उस दौरान रनमल के जितने भी प्रमुख सरदार थे, रनमल का पुत्र यहां जोधा भी था, वो सभी नीचे रुके हुए थे चित्तौड़ के नीचे वाले भाग में। और एक दरबार संगीत चल रहा था। जो संगीत वाला था उसने देखा कि रनमल दर्द से कहरा रहा है और उसे मारा जा रहा है। तब उसने जो गीत गा रहा था उस गीत के बोल चेंज कर दिए और उसने कहा कि भाग जोधा भाग, भाग जोधा भाग थारो रिडमल मारियो जाए, भाग जोधा भाग थारो रिडमल मारियो जाए। जोधा ने जैसे देखा पिता को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जोधा यहां से अपने कुछ सैनिकों के साथ भगता है। जोधा मंडोर जा रहा था, लेकिन जोधा के पीछे चुंडा सिसोदिया लग चुका है। चुंडा का एक उद्देश्य है कि इन सब राठौड़ों को मौत के घाट उतारना है। जोधा बेचारा कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर बीकानेर के पास एक गांव है, काहुनी गांव, जिसे काउनी गांव भी कहा जाता है, काहुनी गांव भी कहा जाता है, वो वहां पहुंच जाता है और वहीं शरण लेता है। अब जोधा बार बार मंडोर पर आक्रमण कर रहा है जहां चुंडा सिसोदिया बैठा है, और उसने मंडोर का प्रशासक आहाड़ा हिंगोला को बना रखा। आहाड़ा हिंगोला जो मंडोर का प्रशासक है, अब वो विजय नहीं हो पा रहा। धीरे धीरे उसने चारों तरफ की बाउंड्री जीती। जब उस जोधा मेन मंडोर पर आक्रमण करने वाला था तो उसने हंसाबाई को पत्र लिखा कि बुआ देखो, डैडी की गलती थी, लेकिन उस गलती की सजा आज तक मुझे क्यों मिल रही है। इस बार बुआ को लगा कि यार मेरे भतीजे के साथ गलत हो रहा है, और बुआ ने कहा चल कोई बात नहीं, तुझे हम माफ करते हैं, मैं कुंभा से बात करूंगी। हंसाबाई ने कुंभा को समझाकर रणमल और कुंभा के बीच में संधि करवाई, जिसे हम कहते हैं आवल बावल की संधि। इसने सिसोदिया सरदार राघव को मरवा दिया। चुंडा सिसोदिया मालवा से मेवाड़ आया और रणमल की दासी बहारमली के सहयोग से, रणमल की दासी बहारमली के सहयोग से, रणमल की दासी थी बहारमली, रणमल की दासी बहारमली के सहयोग से रणमल को मार दिया। रणमल के पुत्र जोधा ने
काहुनी गांव, जिसे वर्तमान समय में काहुनी गांव कहा जाता है, कहां पर है? बीकानेर के पास। काहुनी गांव, जिसे काहुनी गांव भी कहा जाता है, में शरण ली। लो भाई, यहां पर शरण ली। शरण किसने ली? जोधा ने। उसका मुख्य कारण दोस्तों यह है कि चूंडा सिसोदिया ने काहुनी गांव या काहुनी गांव पर अधिकार कर लिया। चूंडा सिसोदिया ने सॉरी, मंडोर पर। किस पर? मंडोर पर। मंडोर पर अधिकार किया। वह प्रशासक आड़ा हिंगोला, कौन है? आड़ा हिंगोला। आड़ा हिंगोला, आड़ा हिंगोला को नियुक्त किया। आंवल बावल की संधि होती है, आंवल बावल की संधि, आंवल बावल की संधि। आंवले और बबूल के पेड़ है यहाँ पर। किसके पेड़ है? आंवले और बबूल के, इसलिए हम इसे कहते हैं आंवल बावल की संधि। 1453 ईस्वी में। कब हुई दोस्तों? 1453 ईस्वी में। 1453 ईस्वी में संधि हो रही है दोस्तों। संधि करवाने वाली कौन थी? हंसाबाई। हंसाबाई के सहयोग से। किसके सहयोग से? हंसाबाई के सहयोग से। संधि के तहत निर्णय लिया गया कि जो सोजत है उसके आधार पर मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा निर्धारित की गई। मेवाड़, मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा सोजत में निर्धारित की गई। आंवले और बबूल के पेड़ है सोजत में, उसी के आधार पर निर्धारित की गई। संधि की एक ये भी शर्त थी कि रणमल का बेटा जो जोधा है वो अपनी बड़ी पुत्री श्रृंगार कंवर का पुत्र श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र रायमल से करेगा। जोधा तैयार हो जाता है। जोधा अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के ज्येष्ठ पुत्र रायमल के साथ करता है। संधि हो चुकी है। अब कोई अटैक नहीं होगा दोनों तरफ से। लंबे समय से युद्ध चल रहा था। कुंभा को भी लगा कि यार अब इस युद्ध को विराम दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि जो पड़ोसी शक्ति है, पड़ोसी राज्य है, वो भी कुंभा पर आक्रमण कर रहे थे। कुंभा उधर भी जीता। पड़ोसी राज्य, तीसरी समस्या पड़ोसी राज्य क्या था देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं मालवा। मालवा वर्सेज मेवाड़। मालवा का राजा है महमूद खिलजी। महमूद खिलजी प्रथम है।
मेवाड़ का राजा है कुंभा। कौन है? कुंभा। इन दोनों के बीच में सारंगपुर का युद्ध हो रहा है। कौन सा युद्ध हो रहा है? सारंगपुर का युद्ध। थोड़ा इसे पड़ोसी राज्य, ठीक है। एक नंबर लिख लेते हैं, मालवा। मालवा से कौन सा युद्ध हो रहा है? सारंगपुर का युद्ध। यही लिख देता हूं ताकि बार बार 2 बार नहीं लिखना पड़े। सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी, 1437 ईस्वी हो रहा है। मालवा और मेवाड़, महमूद खिलजी व कुंभा के बीच। युद्ध के कारण देख लेते साथ में। युद्ध के कारण, पहला कारण तो आपको पता है, एक्का और महपा पवार को शरण देना। एक्का व महपा पवार को शरण दी। किसने दी? महमूद खिलजी प्रथम ने, MK ने, महमूद खिलजी ने, ठीक। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो इसी महमूद खिलजी ने, कुंभा का एक भाई था खेमकरण, जो सादड़ी से था, प्रतापगढ़ से, उसने विद्रोह कर दिया और वो राजा बनना चाहता था। खेमकरण के विद्रोह का दमन कर देता है कुंभा, लेकिन खेमकरण मालवा के महमूद खिलजी की शरण में चला जाता है। खेमकरण कुंभा का छोटा भाई है। खेमकरण सादड़ी से था। सादड़ी का है? प्रतापगढ़। सादड़ी का है दोस्तों? प्रतापगढ़। खेमकरण को शरण दी। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं तो महमूद खिलजी का भी एक विरोधी था, जिसे महाराणा कुंभा ने शरण दी, उमर खां। कौन था? उमर खां। कुंभा ने महमूद खिलजी प्रथम के विरोधी उमर खां को शरण दी, और इसी कारण महमूद खिलजी ने कुंभा के विरोधियों एक्का, महपा पवार, खेमकरण को शरण दी थी। और एक कारण सबको पता है, साम्राज्यवादी विस्तार की नीति। भाई लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले कहा था सभी की इच्छा रहती है कि साम्राज्य बढ़ाया जाए। सारंगपुर का युद्ध हो रहा है 1437 ईस्वी में। महमूद खिलजी प्रथम आता है, जिसका कुंभा से युद्ध होता है, और इस युद्ध में कुंभा विजय होता है। कौन विजय होता है? कुंभा। कुंभा युद्ध जीत जाता है, और विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है। विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करो। सारंगपुर के युद्ध में कुंभा की विजय होती है। कुंभा के पास में इस युद्ध के बाद में एक्का और महपा पवार आ जाते हैं। वो माफी मांग लेते हैं, कुंभा का दरबार ज्वाइन कर लेते हैं। एक बार कुंभा के पैर दबा रहा था एक्का बैठे बैठे, कुंभा को नींद आ गई, तो कुंभा को पता चला कि मेरे पैरों पर कुछ पानी गिर रहा है। कुंभा एकदम से देखा तो उसने देखा कि एक्का रो रहा था। कुंभा ने पूछा, यार एक्का अब क्या हो गया? भाई मैंने तुझे माफ कर दिया,
तेरे हाथ दर्द करने लगे क्या पैर दबाते दबाते? तू आराम कर ले, मुझे नींद आ गई, मैं कहना भूल गया कि भाई तू चला जा, नींद के तो। एक का कहता कि महाराज बात ये नहीं है तो कि मुझे रनमल पर डाउट है, रनमल कभी ना कभी मौका देकर आपके साथ कुछ गलत कर सकता है। कुंभा कहता है डाउट तो मुझे ही है यार, लेकिन करे क्या? इसी कारण एक्का के कहने पर चूंडा सिसोदिया को बुलाया गया था। एक्का ने कहा था कि जब महमूद खिलजी से आपके युद्ध हुआ था और महमूद खिलजी ने चूंडा सिसोदिया से कहा था कि चूंडा अब मौका है, तू कहे तो तुझे मैं मेवाड़ का राजा बना दूंगा, तू मेरे साथ चल, कुंभा से युद्ध कर। उस समय चूंडा सिसोदिया ने कहा था कि वो हमारे राजा है, मालिक है, स्वामी है, और अगर मैं युद्ध में चला भी गया तो मैं मेवाड़ की तरफ से युद्ध करूंगा। महमूद खिलजी ने बोला कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि आप आज भी स्वामी भक्ति निभा रहे हो, और ऐसा एक योद्धा मेरे पास है, आप यहीं अच्छे हो, अगर वहां जाओगे उनकी तरफ से युद्ध लड़ोगे, इतने समय से आप मेरे पास हो और अब युद्ध उनकी तरफ से लड़ने के लिए तैयार हो, तो मैं आपकी स्वामी भक्ति समझ सकता हूं। महमूद खिलजी गिद्ध हो गया, खुश हो गया यार, गदगद हो गया कि ऐसा बंदा मेरे पास है जिसे साम्राज्य से निकाल दिया गया है, फिर भी आज साम्राज्य की रक्षा करना चाहता। एक्का ने ये जब संपूर्ण बातें बताई तो उस दौरान कुंभा के द्वारा निर्णय लिया गया और हंसाबाई ने चूंडा सिसोदिया को बुलाया था। नेक्स्ट, नागौर। नागौर का उत्तराधिकारी संघर्ष। हमने जब नागौर के बारे में पढ़ा कि मोकल ने नागौर के फिरोज खां को हराया, श्रृंगी ऋषि के अभिलेख 1428 ईस्वी में हमने पढ़ा था कि नागौर का जो राजा था जिसका नाम था फिरोज खां, उसे मोकल ने हराया था। 1428 ईस्वी में हराया था। कब हराया था दोस्तों? 1428 ईस्वी में। नागौर की गद्दी पर कौन बैठा है? फिरोज। कौन बैठा है? फिरोज। फिरोज की मृत्यु हो गई। फिरोज की मृत्यु के दौरान फिरोज का पुत्र है शम्स खां। पुत्र कौन है? शम्स खां, जो गद्दी पर बैठता है। फिरोज का भाई था मुजाहिद। भाई कौन था? मुजाहिद। जो मुजाहिद खां है ये शम्स खां को गद्दी से हटा देता है, गद्दी से उतार देता है और स्वयं शासक बनता है। स्वयं गद्दी पर बैठा। शम्स खां वापस अपने पिता के राज्य साम्राज्य को प्राप्त करना चाहता है और यह कुंभा के पास सहायता के लिए आता है। कुंभा कहता भी मैं तेरी सहायता क्यों करूं? तो उस दौरान शम्स खां कहता है कि आप जो भी शर्त रखो वो मुझे सब मंजूर रहेगी। कुंभा कहता है फिर ये बात है तो एक तो गो हत्या नहीं होनी चाहिए नागौर में। इसने कहा कि महाराज गो हत्या नहीं होगी, और इसे कहा गया कि किले जो नागौर का किला है उसकी किलेबंदी नहीं की जाएगी। इसने बोला ठीक है, किलाबंदी भी नहीं की जाएगी और तू समय समय पर मुझे कर देगा। इन सब के लिए तैयार हो जाता है कौन? शम्स खां। और शम्स खां की सहायता करता है कुंभा। कुंभा शम्स खां की सहायता कर रहा है और एक युद्ध हो रहा है मुजाहिद से। कुंभा है, कुंभा किसकी सहायता कर रहा है? शम्स खां की।
कुंभा के युद्ध किससे हो रहा है? मुजाहिद खां से। किससे हो रहा है? मुजाहिद खां से। मुजाहिद खां की दोस्तों सहायता करने वाला कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। कौन था? कुतुबुद्दीन शाह। ये कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है सहायता के लिए। कुतुबुद्दीन शाह जो है ये गुजरात का राजा है। कहां का राजा है? गुजरात का। कुतुबुद्दीन शाह गुजरात शासक। गुजरात का है कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह की इच्छा है कि कुंभा को हराया जाए, और कुतुबुद्दीन शाह को जो पता चलता है शम्स का उसके पास सहायता के लिए गया, तो वो कहता है यार मेरे पास आ जाता, मैं उसकी सहायता कर देता। तो वो एक हिंदू राजा के पास क्यों गया? इस युद्ध में कुंभा की विजय होती है। कुंभा की क्या होती है? विजय। और शम्स का शासक बनाया गया। शम्स का को शासक बनाया। किसने बनाया? कुंभा ने। शासक बनाया तो शर्तें क्या थी? कुंभा की शर्तें हैं भाई। पहली शर्त तो गो हत्या पर रोक। पहली तो यही थी, गो हत्या पर रोक। गो हत्या पर रोक लगा दी गई। दूसरी, नागौर के किले की किलाबंदी नहीं की जाएगी। भाई मरम्मत नहीं करवाई जाएगी। मरम्मत थोड़ा और अच्छा रहेगा, यहां लिखवा देता हूं। तीसरा है शम्स खां कर देगा। शम्स खां कुंभा को कर देगा समय से। एक बार कुंभा का आदमी गया हुआ था, उसने देखा कि यार नागौर वाला जो किला है उसकी मरम्मत चल रही है। उसने बोला चलो कोई बात नहीं, कोई छोटी मोटी मरम्मत चल रही होगी। वो आगे गया तो उसने देखा पूरे किले की मरम्मत चल रही है। शम्स का तो अलग ही तैयारी कर रखा। उसने जाते हुए कहा कि शम्स का जी ये क्या है? कहा कि किलेबंदी करवा रहा हूं। बोला क्यों? तो कहा कि मैं अब तुम्हारे अधीन कार्य नहीं करूंगा, अब नागौर में गौ हत्या होगी और कर भी नहीं दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि आप पता है आपको कि आप क्या कह रहे हो? उसने कहा कि जा देख ले, जो होना है वो कर लेना, और कुंभा को भी बोल देना। उसने कहा शम्स जी ज्यादा जोश में आ गए हो, गलत निर्णय ले रहे हो, मेरी बात मान लो। उसने कहा कि मैंने बोल दिया, जाकर बोल देना कुंभा को कि जो हो वो देख ले और मैं भी देख लूंगा। कुंभा आता है, शम्स का पर अटैक करता है, शम्स का भग जाता है, ले चपले यहां से हाथ में, नागौर को चारागाह में तब्दील कर देता है। नागौर को किस में तब्दील कर देता है? चारागाह। कुंभा ने शम्स को हराया, वह नागौर को चारागाह में बदला। गायों के लिए व्यवस्था कर दी, भाई आराम से बैठकर चारा खाओ। कौन? कुंभा। गो भक्त था बहुत बड़ा कुंभा। अब हम देखते हैं कि जो शम्स का है वो कुतुबुद्दीन शाह के पास जाता है सहायता के लिए। कुतुबुद्दीन शाह कहता है यार मैं तेरी सहायता क्यों करूं? तो कुतुबुद्दीन शाह को कहता है कि मैं अपनी पुत्री का तेरे से विवाह कर दूंगा। कुतुबुद्दीन शाह कहता है चल विवाह कर। शम्स का कहता है विवाह तो कर दूंगा, बारात कहाँ लाएगा ये तो बता। बारात लाने वाली जगह तो दिला, पहले नागौर तो दिला।
कुतुबुद्दीन शाह कहता है ठीक है मैं दिला दूं। कुतुबुद्दीन शाह कहता है कि यार मैं अकेला कुंभा से नहीं जीत पाऊंगा, ये मुझे पता है, मैंने पिछली बार आक्रमण किया था मुजाहिद खां के साथ, तब भी पता चल गया, इसीलिए मैं पीछे वाले रास्ते से पहले ही निकल गया। शम्स खां ने कहा कि मुझे पता है मालवाला जो राजा है महमूद खिलजी प्रथम, उसके और कुंभा के अनबन है। अगर कुतुबुद्दीन शाह तू कहे तो मैं महमूद खिलजी से बात करूं। शम्स खां जाता है, महमूद खिलजी से बात करता है, महमूद खिलजी भी तैयार हो जाता है, और दोनों के बीच में एक चंपानेर नामक स्थान है जो गुजरात में है, पंचमहल जिले में, वहां संधि करवाता है 1456 ईस्वी में। चंपानेर की संधि 1456 ईस्वी में किस किस के बीच में हो रही है दोस्तों? मालवा व गुजरात के मध्य। मालवा का राजा कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। महमूद खिलजी प्रथम। और गुजरात का कौन है दोस्तों? कुतुबुद्दीन शाह। संधि करवाने वाला कौन है? शम्स खां। किसने करवाई? शम्स खां। दोनों ने डिसीजन लिया कि यार जब हम मेवाड़ जीत लेंगे तो फिर उसका करेंगे क्या। महमूद खिलजी ने कहा करना क्या है, दोनों आधा आधा बांट लेंगे। शम्स खां ने कहा और मैं, मुझे क्या मिलेगा। कुतुबुद्दीन शाह ने कहा ससुर जी आप चिंता मत करो, आपको नागौर दे दिया जाएगा, आपसे वो संभल जाए तो बड़ी बात है। शम्स खां चुप हो गया, बोला ठीक है यार मुझे तो मेरा नागौर ही दिला दो, मेवाड़ तुम दोनों बांट लेना, तुम दोनों रख लेना। शम्स खां ने कहा फिर आक्रमण करें। कुतुबुद्दीन ने कहा कि थोड़ा रुक कर करेंगे। रुकोगे क्यों? कहा कि पहले युद्ध अभ्यास किया जाए, प्रैक्टिस करेंगे अलग अलग तरीकों से और सोचेंगे कैसे कुंभा को हराया जा सके। 1 साल तक खूब प्रैक्टिस की दोनों ने। शम्स का बेचारा बेटा इंतजार कर रहा है कि कब इनकी प्रैक्टिस खत्म हो और कब इन्हें लगे कि अब हम कुंभा से जीत जाएंगे। 1 साल लग गए। 1457 ईस्वी में बदनौर का युद्ध होता है और इस युद्ध में इन दोनों को हरा दिया जाता है। बदनौर का युद्ध 1457 ईस्वी। कुंभा वर्सेस महमूद खिलजी प्रथम व कुतुबुद्दीन शाह। और साथ में कौन है दोस्तों? शम्स खां। जब कुतुबुद्दीन शाह गुजरात की तरफ से आ रहा था तो वो सिरोही की तरफ से आया। सिरोही में उस समय राजा था सहसमल देवड़ा, जिसने 1425 में सिरोही बसाई और सिरोही को अपनी राजधानी बनाई। राम जाने उस सहसमल देवड़ा के क्या दिमाग में उपस्थिति है, और वो कुतुबुद्दीन शाह के लिए रुकने की व्यवस्था करता है और उसके साथ अपनी एक सैनिक टुकड़ी भेजता है। सहसमल देवड़ा कहां से था? सिरोही से। सहसमल देवड़ा ने सैनिक सहायता की। सहसमल देवड़ा को लगा होगा कि मेवाड़ में भी मुझे कुछ दे देंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। कुंभा युद्ध में विजय हो गया।
कुंभा युद्ध में क्या हो गया? विजय। दोनों के दोनों युद्ध हार गए। शम्स का तो दिखाई नहीं दिया इसके बाद में। कुंभा विजय के उपलक्ष्य में, कुंभा विजय के उपलक्ष्य में, कुंभा विजय के उपलक्ष्य में बदनौर में कुशाल माता के मंदिर का निर्माण करवाता है। सारंगपुर वाला युद्ध जीता तो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, बदनौर वाला जीता तो कुशाल माता का मंदिर बनवाया बदनौर में। युद्ध जीतने के बाद में कुंभा ने कहा कि यार वो एक अलग ही सैनिक वेशभूषा में थे, वो कौन थे? तो पता चला भाई सहसमल देवड़ा के थे। सहसमल देवड़ा ने सहायता की। कुंभा ने अपने सेनापति नरसिंह डोडिया को भेजा सहसमल पर आक्रमण करने के लिए। सहसमल युद्ध हार जाता है और कुछ भूभाग पर, वह भूभाग जो मेवाड़ की तरफ से सिरोही से टच में हो रहा था, सिरोही का अंग, उस पर नरसिंह डोडिया अधिकार कर लेता है। वो अब कुंभा के क्षेत्र के भाग बन चुके, साम्राज्य के भाग बन चुके हैं। कुंभा के सेनापति नरसिंह डोडिया ने सहसमल को हराया, सहसमल को हरा दिया। एक अजीब घटना है, अजीब ही मानता हूं मैं तो भाई, उसका कारण आप भी समझना। कुंभा के समय मेरो का एक नेता था मुनीर, मेर नेता था मुनीर। इस मेर नेता मुनीर ने विद्रोह कर दिया कुंभा के खिलाफ, और उसने कहा कि जो मेवाड़ वाला भौगोलिक क्षेत्र है यह हमारा है। तो उन्होंने बोला तेरा दिमाग खराब हो गया, ये जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है ये कोई समय हुआ करता था जिसे मेदपाट के नाम से जाना जाता था, गुहिल ने अधिकार कर लिया, गुहिलों का है, गुहिल वंश का। उसने बोला ना मैं वापस प्राप्त करूंगा। तो वापस कहां से प्राप्त करूंगा? बोला कुंभा को हरा दूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है मुनीर की, और विद्रोह कर देता है। कुंभा कहता है कि यार ये कौन है, या ऐसे छोटे छोटे विद्रोह का दमन करने के लिए मैं जाऊंगा? वहीं कुंभा का सेनापति था सुल्तान, उसने कहा महाराज मैं देख लूंगा। सुल्तान ने विद्रोह का दमन किया। सुल्तान ने दमन किया विद्रोह का। मेर नेता मुनीर जिसने विद्रोह किया, और इस विद्रोह का दमन कर दिया गया किसके द्वारा? सुल्तान के द्वारा। कुंभा के जितने भी राजनीतिक कार्य थे वो सब कंप्लीट हो चुके। अब हम पढ़ते हैं कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धि। अगर हम बात करें कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों की, तो सबसे बड़ी उपलब्धि तो यही है कि कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का जनक। कुंभा जो है वो स्थापत्य कला का जनक है, स्थापत्य कला का जनक। कुंभा वीणा अच्छी बजाता था, वीणा वादक था, परवीन था वीणा में। कुंभा क्या प्यारी वीणा बजाता था। कुंभा केवल युद्धों में ध्यान नहीं देता था, संगीत में भी रुचि लेता था। कौन?
महाराणा कुंभा। वीणा वादक था। अब हम लेते हैं कुंभा की उपाधियां। सबसे पहले अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य का अर्थ है अभिनव यानी नया। भरत आचार्य, भरत आचार्य हुए, उनसे तुलना की गई है कुंभा की और कहा गया कि यह नया भरत आचार्य है। कौन? महाराणा कुंभा। अभिनव, अभिनव यानी नया, अभिनव भट्टाचार्य। संगीत के कारण, रचनाओं के कारण। फिर नेक्स्ट, नाट्य राज करता, नाटकों की रचना करने वाला। कौन? नाटकों की रचना करने वाला। नाटकों की रचना करने वाला, नाट्य राज करता। नेक्स्ट, राणा रासो, विद्वानों का आश्रय दाता था। इसके पास खूब सारे विद्वान थे, इसलिए कहा गया विद्वानों का आश्रय दाता। खूब सारे विद्वान थे इसका। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान कहने वाले कौन थे? मुस्लिम शासक। उन्होंने कहा कि भाई इसने हिंदुओं की रक्षा की। मुस्लिम शासकों द्वारा। क्या कहा गया दोस्तों? हिंदू सुल्तान। हाल गुरु, इसने पर्वतों पर दुर्ग बनाए, इस कारण इसे कहा गया हाल गुरु। पर्वतीय दुर्गों के कारण। चाप गुरु, चाप ऐसा ही बनाया जाता है दोस्तों। तो चाप जो है ये धनुष जैसा है। कैसा है? धनुष जैसा। तो धनुर्विद्या के कारण क्या कहा गया? चाप गुरु। धनुर्विद्या के कारण चाप गुरु। मुख्य मुख्य आ चुके उपाधियां खूब सारी ऐसे तो, लेकिन मेन मेन जो पूछी जा सकती है, अभिनव भट्टाचार्य, नाट्य राजकर्ता, राणा रसो, हिंदू सुल्तान, हाल गुरु, चाप गुरु, शैल गुरु, महाराणा। ठीक है, अब हम लेते हैं कि जो कुंभ है, इस कुंभा ने कुछ रचनाएं लिखी, कुछ नाटक लिखे। नाट्य राजकर्ता 4 नाटकों की रचना की थी। ध्यान रखना, कितने? 4 नाटकों की। अब हम लेते हैं कि जो कुंभ है, इस कुंभा ने रचनाएं लिखी। कुंभा की रचनाएं, संगीत पर खूब सारी लिखी। जैसे पहली लें तो संगीत राज। दोस्तों ये जो संगीत राज है, ये 5 भागों में, कितने भागों में? 5 भागों में। कुंभा कहता था कि पहले पढ़ो पाठ्य रत्न कोश। पहले आप क्या करो रे? पढ़ो पाठ्य रत्न कोश।
जब आप पढ़ लो तो फिर उसे गुनगुनाओ, फिर उसे क्या करो, गुनगुनाओ। संगीत रत्न कोश, जो आप पढ़ लिए उसे गुनगुनाओ। आपको गाने याद होते हैं, वैसे ही अगर आप पढ़ाई तैयार करो, स्टडी मटेरियल तैयार करो, याद गुनगुनाते हुए संगीत के रूप में, तो आपको याद हो जाएगा। जब याद हो जाए संगीत के रूप में पढ़ो तो फिर साथ में नृत्य भी कर लो, नृत्य रत्न कोश। और जब आप नृत्य कर रहे हो तो कोई ना कोई वाद्य यंत्र ले लो। भाई नृत्य के अंदर वाद्य यंत्रों की जरूरत रहती है, तो वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। अब जब वाद्य बजा लिया है तो फिर खो जाओ, रस में चले जाओ। रस रतन कोश, क्या है, रस रतन कोश। संगीतराज जिसके 5 भाग है, संगीतराज कितने भागों में, 5 भागों में, 5 भागों में क्या है, संगीतराज। संगीतराज के बाद में संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध, क्या है, सूड प्रबंध। फिर है हरिवार्तिक, क्या है, हरिवार्तिका। कामराज रत्तीसार, क्या है दोस्तों, कामराज रत्तीसार। कामराज रत्तीसार 7 भागों में, कितने भागों में, 7 भागों में। प्रेयसी ग्रंथ है भाई, कौन सा ग्रंथ है, प्रेयसी ग्रंथ, प्रेयसी ग्रंथ है। कुछ रचनाएं हैं कुंभा की, संगीतराज 5 भागों में, पाठ्य रत्न कोश, संगीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। संगीत मीमांसा, संगीत सुधा, संगीत क्रम दीपिका, सूड प्रबंध, हरिवार्तिका, कामराज रत्तीसार, जो 7 भागों में, और प्रेयसी ग्रंथ। कुंभा ने ये रचनाएं लिखने के साथ साथ कुछ रचनाओं पर शॉर्ट नोट्स लिखे। शॉर्ट नोट्स को हम कहते हैं टिक्का, क्या कहते हैं, टिक्का। कुंभा ने टिक्काएं लिखी। चलो हम देखते हैं किस किस पे लिखी टिक्काएं। पहली लिखी गई कुंभा की जो टिक्का है वो है जयदेव की बुक थी गीत गोविंद। जयदेव की कौन सी है, गीत गोविंद। जयदेव की रचना है गीत गोविंद। इस गीत गोविंद पर लिखा उसने शॉर्ट नोट्स, जिसे नाम दिया गया रसिक पीरिया। क्या नाम दिया गया दोस्तों, रसिक पीरिया। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो रसिक पीरिया है ये जयदेव की लिखी गई गीत गोविंद की शॉर्ट नोट्स है, रसिक पीरिया। फिर दूसरी बात करें तो सारंग देव। सारंग देव ने संगीत पर लिखा। किस पर लिखा, संगीत पर। संगीत रत्नाकार, इस पर भी शॉर्ट नोट्स लिखे। कुंभा ने टिक्का लिखी, लेकिन इसे कोई नाम नहीं दिया गया, केवल गीत गोविंद को ही नाम दिया गया, जिस पर शॉर्ट नोट्स लिखे गए रसिक पीरिया। किसके द्वारा, कुंभा के। इसी रसिक पीरिया में हमीर को वीर राजा कहा गया। क्या कहा गया, वीर राजा। हमीर को प्रबल हिंदू राजा कहने वाले थे कर्नल जेम्स टॉड। विषम घाटी पंचानन कहा गया कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, कुंभा के द्वारा लिखवाई गई कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो कुंभा हमीर की 2 उपाधियों के बारे में जिक्र करता है, विषम घाटी पंचानन कुंभलगढ़ प्रशस्ति में, और रसिक पीरिया टिक्का में।
वीर राजा कहा गया। मेवाड़ का उद्धारक भी कहते हैं हम हमीर को। तीसरी है बाण भट्ट की। बाण भट्ट की एक रचना थी चंडी शतक। क्या है दोस्तों? चंडी शतक। इस चंडी शतक पर शॉर्ट नोट्स लिखे गए। कुंभा ने टीकाएं लिखी जो हमने पढ़ ली। कुंभा ने नाटक लिखे, इस कारण उसे नाट्य राज करता कहते। अब हम पढ़ते हैं कुंभा के दरबारी। कुंभा के दरबारी सबसे पहले लेते हैं हीरानंद मुनि। हीरानंद मुनि। फिर लेते हैं सारंग व्यास। हीरानंद मुनि कुंभा के गुरु थे। कुंभा के गुरु थे। कुंभा ने इन्हें उपाधि दी कविराज की। कुंभा ने इन्हें उपाधि कौन सी दी? कविराज की। ये कवियों के राजा है। कौन? हीरानंद। सारंग व्यास जो है ये कुंभा के संगीत गुरु है। कुंभा के कौन से गुरु हैं? संगीत गुरु। कुंभा को वीणा का शौक था। कुंभा किसी भी अभियान में जाता वीणा ले जाता, और कुंभा युद्ध जीतने के बाद वीणा बजाता। नेक्स्ट है मंडन। कौन है? मंडन। दोस्तों ये जो मंडन है ये गुजराती था, गुजरात से था। कहां से था? गुजरात से था। और ये ब्राह्मण था, खेता ब्राह्मण का पुत्र था। किसका पुत्र था? खेता ब्राह्मण का। मंडन खेता ब्राह्मण का पुत्र है और इतना टैलेंटेड है कि ये खूब सारी रचनाएं लिखता है। इसकी रचनाएं देखते हैं कौन कौन सी है। कुंभा की रचनाएं। देव मूर्ति प्रकरण। कौन सी है? देव मूर्ति प्रकरण। एक है राजवल्लभ। कौन सी है दोस्तों? राजवल्लभ। फिर है कोदंड मंडन। अपने नाम से लिख रहा है कोदंड मंडन। फिर है सगुन मंडन। कौन सी है? सगुन मंडन। फिर कौन सी है? वैद्य मंडन। कौन सी है? वैद्य मंडन। अपने नाम से लिख रहा है रूप मंडन। क्या टैलेंटेड बंदा है दोस्तों कुंभा के दरबार। कुंभा खुद टैलेंटेड है, टैलेंटेड के साथ टैलेंटेड ही रहते हैं। अगर आप अच्छे व्यक्ति के साथ रहोगे तो आप अपनी बुरी संगतियों से दूर हो जाओगे और धीरे धीरे आप भी अच्छे बन जाओगे। यह सच्चाई है, यह परिवर्तन मैंने देखा है। देव मूर्ति प्रकरण। देव मूर्ति प्रकरण में बताया गया है कि देवताओं की मूर्तियां किस प्रकार बनानी है। देवताओं की मूर्ति कैसे बनानी है। राजवल्लभ। राजवल्लभ में बताया गया कि जो प्रासाद है, महल है, वो कैसे बनाने हैं। महलों के निर्माण की जानकारी। महलों के निर्माण की जानकारी। कोदंड मंडन। भगवान श्री राम की जब अयोध्या में मूर्ति स्थापित की गई बाल्य काल अवस्था की, तो ध्यान देना वो कोदंड मूर्ति है। हाथ में धनुष है। कोदंड को क्या कहते हैं? धनुष। धनुष के निर्माण के बारे में जानकारी दी कि जो प्रत्यंचा है वो कितनी लंबी होनी चाहिए, धनुष के और प्रत्यंचा के बीच में जो वो गैप होता है वो कितना होना चाहिए। सगुन। सगुन कैसा होना चाहिए? वैद्य। आयुर्वेद के बारे में जानकारी। भाई आयुर्वेद के बारे में जानकारी।
ये रहने दो, आप ऐसे लिख लोगे वेद्य रूप मंडन, मूर्तियों का रूप कैसा दिया जाना चाहिए, ये लिख देता हूं, मूर्तियों को रूप कैसा दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये मंडन की रचना है। जैसा मंडन है वैसा ही मंडन का भाई है। मंडन का भाई है एक नाथ था। मंडन का भाई कौन है? नाथ था, मंडन का भाई। इसकी भी एक रचना है, वास्तु मंजरी। कौन सी है? वास्तु मंजरी। मंडन वह व्यक्ति है जिसके दरबार में सभी गुणवान है। मंडन को ले लो, भाई नाथा को ले लो, उसके पुत्र गोविंद को ले लो। नाथा, मंडन, गोविंद सबके सब टैलेंटेड है, और कुंभा ने सबको अपने दरबार में रखा। गोविंद मंडन का पुत्र। इसकी रचना ही लेते हैं, कौन कौन सी है। सबसे पहले लेते हैं सार समुच्चय। सार समुच्चय। फिर है कला निधि। फिर क्या है दोस्तों? कला निधि। कला निधि के बाद में उद्धार धोरिणी। उद्धार धोरिणी। सार समुच्चय, कला निधि, उद्धार धोरिणी, द्वार दीपिका। द्वार दीपिका। सार समुच्चय वेद्य पर आधारित। कला निधि दोस्तों विश्व की एकमात्र बुक है जो यह बताती है कि मंदिरों के ऊपर जो शिखर बनाए जाते, जो मंदिर है, इन मंदिरों के ऊपर जो ये शिखर बनाया जा रहा है, इस शिखर की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, शिखर के बारे में जानकारी देने वाली एकमात्र बुक आज तक तो वो कौन सी है? कला निधि। मंदिर के शिखर की जानकारी प्राप्त होती है इसे, मंदिर के शिखर की जानकारी। फिर है उद्धार धोरिणी। कोई भी बिल्डिंग है, महल है, उसकी मरम्मत कैसे की जानी चाहिए, मरम्मत के बारे में जानकारी दी जाती है। किसके अंदर? उद्धार धोरिणी। उद्धार करना, आप तो उद्धार से ध्यान। द्वार, द्वार यानी गेट, द्वार कैसे बनाए जाने चाहिए ये भी हमें गोविंद बताया। क्या परिवार है यार मंडन का। मंडन, मंडन का भाई नाथा, पुत्र गोविंद, सब एक से बढ़कर एक है। अरे कुंभा के दरबार में होंगे क्यों नहीं, क्योंकि कुंभा खुद इन चीजों में अव्वल है। इतने हो गए 5। फिर आगे और लेते हैं कुंभा के दरबार। फिर है हमारे मेहाजी, ले लेते मेहाजी। मेहाजी ने तीर्थमाला ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? तीर्थमाला ग्रंथ। तीर्थों के बारे में जानकारी है, 120 तीर्थों की। कितने तीर्थों की? 120 तीर्थों की जानकारी है दोस्तों इसमें। 120 तीर्थों की जानकारी देने वाले कौन है? मेहाजी। भाई 120 तीर्थों की जानकारी है तो हमने से कहा कि भाई ये तो तीर्थों की माला है, तीर्थमाला, जिसके अंदर खूब सारे तीर्थों की जानकारी। फिर है नेक्स्ट कान्य व्यास। कुंभा एक ग्रंथ लिख रहा था एकलिंग महात्म्य में। कौन सा लिख रहा था? एकलिंग महात्म्य में। एकलिंग महात्म्य में कुंभा को लगा कि यार मैंने पहला भाग लिख दिया, अब बाकी लिखने के लिए कान्हा जी को दे दी जाए, और कान्हा को
एकलिंग महात्म्य लिखने के लिए कहा गया। कान्हा जी ने कहा ठीक है मैं लिख लूंगा। कान्हा व्यास एकलिंग महात्म्य जिसका पहला भाग कुंभा ने लिखा, एक राजा के द्वारा वर्णन किया गया है। किसके द्वारा वर्णन किया गया? राजा के द्वारा। राजा के द्वारा वर्णन करने के कारण जो पहला भाग है वो कहलाया राजवर्णन। क्या कहलाया दोस्तों? राजवर्णन। राजा के द्वारा वर्णन किया गया है, इस कारण पहला भाग क्या कहलाया? राजवर्णन। बाकी का भाग लिखने वाला कौन है? कान्हा व्यास। और भी है दरबारी, अत्रि भट्ट। अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। क्या लिखी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। लो भाई, कान्हा व्यास ने अत्रि भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी। इसे पूरा करने वाला कौन था? पूरा किया अत्रि भट्ट का बेटा था महेश भट्ट। कौन था? महेश भट्ट। महेश भट्ट ने पूरा किया। वैसे पूरा किया जैसे चंद बरदाई की बुक थी पृथ्वीराज रासो। चंद बरदाई की मौत के बाद में उसके पुत्र जलहन ने पूरा किया। वैसे ही अत्रि भट्ट की जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है जिसे लिखा जा रहा है उसे पूरा करने का कार्य करता है इसका पुत्र महेश भट्ट। महेश भट्ट भी कुंभा का ही दरबारी है भाई। ये लिख रहा है तो इसका मतलब कुंभा का दरबारी है महेश भट्ट। महेश भट्ट ने कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। क्या लिखी दोस्तों? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। लिखने वाला कौन है? महेश भट्ट। कुंभा के दरबारी। और एक और लिख लेते हैं, खुलदस लिख लेते हैं, तिल्ला भट्ट। कौन है दोस्तों? तिल्ला भट्ट। ये सभी कुंभा के दरबारी है। कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियां खत्म हो चुकी। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? कुंभा ने दुर्ग बनवाए, विजय स्तंभ बनवाया, खूब सारे कुंभा के दुर्ग है। 84 में से 32 दुर्ग बनवाए गए। ये सब हम कला और संस्कृति में पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर में। यहां नहीं पढ़ेंगे भाई, वहां दुर्ग में पढ़ लेंगे, सब बातें आ जाएगी। कुंभा कंप्लीट। फिर अब अगली क्लास में हम कुंभा से आगे का पढ़ेंगे, कुंभा के पुत्रों के बारे में। कुंभा जिसकी हत्या पुत्र उदा ने की। हत्या पुत्र उदा ने की। ठीक है दोस्तों, आज क्लास कंप्लीट।